हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिनालिका। आज का पूरा वीडियो जो है परिनालिका पर ही आधारित रहेगा। परिनालिका, लंबी परिनालिका जो होती है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई भी कार्डबोर्ड हो या कोई चीनी मिट्टी का बेलनाकार आकृति का कोई चीज हो, इसके ऊपर जैसे यही है, ठीक है, इसके ऊपर जब विद्युत रोधी तांबे का तार, इस तरीके से तांबे का तार कई बार लपेट दिया जाता है, काफी सटा सटा कर, ठीक है, तो इसे ही हम लोग परिनालिका कहते हैं। परिनालिका असल में है क्या? परिनालिका एक लंबा तार होता है, ठीक है, क्योंकि तार को आपने इस पे लपेटा है इस तरीके से। तो परिनालिका जो है असल में यह एक लंबी तार होती है जिसे किसी बेलनाकार वस्तु पर, चाहे वो वस्तु चीनी मिट्टी की हो या कार्डबोर्ड का बना हो, उसके ऊपर हम लोग लपेट देते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को हम लोग परिनालिका कहते हैं। ठीक है, वास्तव में होता क्या है, परिनालिका जो होती है एक चुंबक की तरह कार्य करती है। एक चुंबक होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम लोग कहते हैं। अगर यही आपने जो कार्डबोर्ड लिया है, लकड़ी का टुकड़ा लिया है या चीनी मिट्टी का कोई वस्तु लिया है बेलनाकार आकृति का, अगर उस बेलनाकार आकृति के जगह पर वो जो वस्तु आपने लिया है वो चीनी मिट्टी का ना हो, एक लोहे का हो, और उस पर आपने तांबे का तार लपेट दिया है, तो वह जो होगा चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और वह भी एक ऐसा चुंबक जिसमें जब तक विद्युत धारा का प्रवाह होगा तब तक वो चुंबक की तरह काम करेगा, और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाएगा उसका चुंबकत्व का गुण जो होता है वह भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो परिनालिका होती है वह एक विद्युत चुंबक होती है, तो ये बात गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम लोग परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तभी तक वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ही उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाएगा, चुंबक की तरह कार्य करना बंद कर देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक या कृत्रिम चुंबक। ठीक है, हमें यहाँ बेसिकली परिनालिका के बारे में जानना है। अब परिनालिका का अक्ष क्या होता है, तो देखिए आपने इस पे ढेर सारे तांबे के तार लपेटे हैं। तार एक ही काफी लंबा है और उसको आपने कई फेरा इस तरह से सटा सटा करके लपेट दिया है, तो सभी एक वृत्त बनाते हैं। तो जितने भी फेरे हैं उन सभी के केंद्र को मिलाती हुई एक रेखा खींची जाएगी और इसी रेखा को हम लोग परिनालिका का अक्ष कहते हैं। आगे बात समझ में? परिनालिका का अक्ष क्या होता है, तो परिनालिका में जितने भी फेरे हैं उतने वृत्त बनेंगे, उन सभी वृत्तों के केंद्रों को मिलाते हुए एक लाइन खींचा जाए, रेखा खींचा जाए, उसी रेखा को परिनालिका का अक्ष कहेंगे। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? चलिए, तो पहले हम लोगों ने परिभाषा इसके लिखी है कि परिनालिका क्या है। जब किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी के बेलनाकार नली के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के अनेक फेरे परस्पर सटाकर लपेट दिए जाते हैं तो इसे ही परिनालिका कहते हैं, और प्रत्येक फेरे के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को परिनालिका का अक्ष कहते हैं। और यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसमें दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एस और एन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आगे बात समझ में? इसमें भी जैसे इसमें हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यह जो होता है लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। और इसकी खासियत ये होती है कि जो परिनालिका की लंबाई होती है वो इसके व्यास से अधिक होनी चाहिए। इसका व्यास क्या होगा? परिनालिका का व्यास ये है,
इससे अधिक होना चाहिए। तो आ गई बात समझ में कि परिनालिका क्या है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग किसी लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। यानी किसी लंबी परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एक परिनालिका लिया है जो लंबी परिनालिका है और इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इस परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो 0 होगा, लेकिन अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान हर बिंदु पर एक समान और अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हमने एक आयताकार लूप लिया है PQRS। ठीक है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान एम्पीयर के परिपथीय नियम के आधार पर एम्पीयर के नियम के आधार पर किया जा सकता है। यानी यह जो परिनालिका है इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम लोग एम्पीयर के परिपथीय नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक आयताकार लूप PQRS खींचते हैं जिसमें PQ SR L। ठीक है, और एक समान परिनालिका के भीतर दिख रहा है ना बेटा आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप दिख रहा है आपको? ठीक है ना, चलिए मैं दिखाऊं, पढ़ू ना पढ़ू आपको ये चीजें दिखनी चाहिए। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B है जो परिनालिका के अक्ष के समांतर है। अतः एम्पीयर के नियम से क्या होगा, इसकी लंबाई L हमने लिया हुआ है, अतः PQ सदिश B इंटू DI। ठीक है, जैसे ही दोनों के ऊपर से सदिश का चिन्ह हटाया जाएगा, दोनों के ऊपर से वहां पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, cos थीटा जोड़ देंगे। PQ B DL cos थीटा। तो cos थीटा की जगह हम लोग 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई थीटा दिख ही नहीं रहा है आपको, तो थीटा का मान हो गया 0। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, PQ, ये जो S की तरह चिन्ह दिख रहा है ना बेटा, इसको हम लोग समाकलन का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, एक छोटा सा लूप लिया है PQRS, उसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे और निकाल के उसका समाकलन कर देंगे।
ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो इस पूरे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो निकल जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम यही ना कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग कैसे निकालेंगे किसी बंद परिपथ के भीतर। तो एक छोटे से एरिया पर, एक छोटे से क्षेत्रफल पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालकर उसका समाकलन कर देंगे तो उस पूरे बंद पृष्ठ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा। तो हमने भी यहाँ पे एक छोटा सा लूप लिया है PQRS। अब उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे और उसका फिर हम लोग समाकलन कर देंगे तो पूरी ये जो परिनालिका है इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा। तो वही हमने किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से सदिश का चिन्ह हटाया गया, cos थीटा जुड़ गया, थीटा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है कितनी हो जाती है 1। बायो वाले बच्चे शायद न जानते हो लेकिन मैथ जो पढ़ते हैं लोग वो लोग समझ रहे होंगे कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, ठीक है। अब b dl बचेगा, ठीक है। अब देखिए b तो हम लोग बाहर कर लेंगे, समाकलन किसका होगा dl का। dl मतलब इस पूरे जो लूप है हमारा इसकी लंबाई, जब इसका समाकलन करेंगे तो जो आपने PQRS लूप बनाया है उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो PQRS की लंबाई कितनी है L है तो ये आ जाएगा B इंटू L। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, यानी P से क्यूब के बीच की जो दूरी है L है उसकी लंबाई हमने दे दी है। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। परिनालिका के बाहर, ये तो अंदर के लिए था, के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है या 0 होता है, 0 होता है। अतः समाकलन, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तो PQ है लेकिन इसकी जो दूसरी भुजा है SR वो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे तो लेंगे RS। ये चुंबकीय क्षेत्र के भीतर था क्योंकि PQ लिया गया, PQ जो है परिनालिका के भीतर है, परिनालिका के बाहर RS है तो इसके कारण जो हम लोग मान निकालेंगे B इंटू DI, इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए QR तथा SP के QR तथा SP के किसी भी लंबाई अवयव पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। अतः 0 होता है, अतः QR B DI is equal to SP B DI is equal to 0। QR तथा SP के किसी भी लंबाई अवयव पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा 0 होगा, यानी PR जो है QR और SP इन दोनों के किसी भी लंबाई पर, इस साइड पर
जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब PQRS के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, तो ये यहां से हम लोग लिखेंगे। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि PQ और SR की लंबाई L है, तो PQ और SR कहीं निकाला गया था, यस यहाँ पे है। PQ और SR के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है वो निकाला गया। PQ के अनुदिश है BL और SR के अनुदिश है 0। अब जो इसके दो साइड बच रहे हैं PS और QR, इसके अनुदिश या इसके किसी भी लंबाई पर, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ 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 इस साइड पर किसी भी लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। अतः बंद परिपथ PQRS, देख लीजिएगा, बंद परिपथ PQRS के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा तो इसका हम लोग पृष्ठ समाकलन करेंगे। ठीक है, इस तरह B इंटू DI, सेम वही चीज जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, वही चीज। अब चार साइड है ना इस आयत में, चारों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे P से Q B DI प्लस P से Q लिया गया है, फिर Q से R, देखिए P से Q, Q से R, समाकलन Q से R, फिर वही चीज सदिश B सदिश DI, Q से R, फिर हम लोग क्या करेंगे R से S, प्लस R से S के बाद क्या करेंगे P से S या S से P, S से P लेंगे। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, जो आयत हमने लिया था, बंद लूप लिया था PQRS, उसकी चारों भुजाओं के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने क्या किया है, जोड़ दिया है। सबको जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या क्या मान आपने निकाला है सबका, P से Q, P से Q के लिए आपने कितना निकाला है, देखिए यहाँ पे क्या निकाला गया है BDL, P से Q के लिए क्या हो जाएगा BL, सॉरी समीकरण नंबर 1, P से Q ना है, हाँ, इसका मान आ गया है BL प्लस Q से R, देखिए Q से R और S से P, इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे 0, फिर 0, फिर 0, S से P भी 0, मतलब PQR और SP इन दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। फिर SR जो है उस पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा, क्योंकि वह साइड जो है परिनालिका के बाहर चला जा रहा है, इसलिए। इतनी बात समझ आ गई ना। अब सबको हमने जोड़ दिया, तो सबको हमने जोड़ा तो हमको क्या मिला, पृष्ठ समाकलन B इंटू DI इज इक्वल टू BL। ये समीकरण नंबर 3 था, इसको हम लोग देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4, यदि परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई फेरो, तो ये तो परिनालिका के जो PQRS था वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो गया वो हमको मिल गया। अब यदि परिनालिका में n फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, यदि परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो, फेरों की संख्या n हो तो, फेरों की संख्या n हो तो
ठीक है। लूप पी क्यू आर एस से निकलने वाले फेरों की संख्या NL हो जाएगी। लूप पी क्यू आर एस से निर्गत नेट धारा से निर्गत नेट धारा क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू NIL, नेट धारा का मान है। ठीक है। अब हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करेंगे। एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा? समाकलन ऑफ B इंटू डी आई इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, यही ना होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, यही है ना, समाकलन ऑफ B सदिश B इंटू डी आई। तो हमने सदिश B इंटू डी आई का मान निकाला हुआ है, कितना हमको मिला है? BL, और I का भी मान हमने निकाला है, तो I का मान हमारे पास कितना आ गया है? NIL। देखिए यहाँ पे ये हो गया समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। तो अब हम लोग इसका मान निकाल दें, B डी आई इज इक्वल टू म्यू जीरो आई का मान ये रखना है क्योंकि हमने I का मान वही निकाला हुआ है। ठीक है। तो I का मान हम रखेंगे NIL। क्लियर है? आई ना बात समझ में? अब देखिए क्या होगा जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे। B तो हमारा बाहर आ जाएगा, B जो है ये बाहर आ जाएगा, और इस DI का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा L, और इधर क्या बचा हुआ है? म्यू जीरो NIL। क्लियर है? ठीक है ना। अब हमको B का मान निकालना है, तो B बराबर क्या हो जाएगा? L और L इधर का कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल, क्या बचा? म्यू जीरो N इंटू आई। ये किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए व्यंजक है, लेकिन किसी परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कितना हो जाता है? 0। तो देखिए ये हमारी परिनालिका है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इसके लिए पहले हमने क्या किया? एक बंद परिपथ लिया, आयताकार लूप लिया PQRS। अब इसके चारों साइड जो है उससे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा अलग अलग, वो हमने निकाल दिया। अब इस पूरे लूप, आयताकार जो लूप है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो चारों भुजाओं के सापेक्ष जो भी आपने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला है उसी को जोड़ दीजिए। तो हमने यहाँ पे चारों को जोड़ दिया है। तो पृष्ठ समाकलन ऑफ B डी आई, इसका मान हमको मिला हुआ है BL। तो ये हमने B डी आई का मान BL यहाँ पे रख दिया है, I का मान हमने यहाँ से रखा हुआ है। ठीक है। अब समाकलन ऑफ B डी आई का मान BL हम लोग कहाँ से रखे हैं? समीकरण नंबर 4 से, और I का मान NIL कहाँ से रखा गया? समीकरण नंबर 5 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से I और का मान रखने पर, इसका मान हम लोग रख दिए। तो B का मान कितना आ गया? म्यू जीरो NI, यानी कोई भी लंबी परिनालिका है तो उसके कारण उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? म्यू जीरो NI, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। यहां से लिखेंगे, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0 होगा। अभी बात समझ में कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू जीरो NI और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा 0 हो जाएगा।
तो ये था किसी लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना। तो हमने व्यंजक ज्ञात कर लिया। अब इस व्यंजक की सहायता से आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो उसको काफी आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ये वाला यूज करेंगे कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो यह जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जब भी पेपर देने जाइए इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ आ गया कि लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, बाहर कैसे निकालेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए, हम लोग पढ़ेंगे टोराइड के बारे में कि टोराइड के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं और क्या होता है। अभी आपने पढ़ा लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र के मान जो परिनालिका के अंदर होता है वो आपने देखा म्यू 0 I एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार हमने निकाला। और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। अभी हमको टोराइड के बारे में पढ़ना है। टोराइड भी एक तरह की परिनालिका ही है। परिनालिका में क्या होता था कि कोई बेलनाकार वस्तु होती थी जिस पर हम लोग तांबे का तार लपेटते थे, और टोराइड में क्या होता है एक गोलाकार खोखला छल्ला होता है, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग तार लपेटते हैं काफी पास पास सटाकर। तो इस पूरी व्यवस्था को हम लोग टोराइड कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग परिनालिका पढ़े कि ये इस तरह का कोई बेलनाकार वस्तु हुआ करता था, इसमें हम लोग तांबे का तार लपेटा करते थे। लेकिन टोराइड में क्या है कि कोई गोल खोखला छल्ला है और उसके ऊपर हम लोग तांबे का तार लपेट रहे हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था होगी इसको हम लोग कहेंगे टोराइड। ठीक है, और जो टोराइड होता है उसको हम लोग सिराहीन परिनालिका भी कहते हैं। सिराहीन परिनालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लीजिए ये पूरा गोल है, ये पूरा इस तरह से गोल है और इसमें हम लोग तार लपेटते जा रहे हैं लपेटते जा रहे हैं। जब पूरे गोल आकृति पर तार लपेट देंगे तो उसके जो दोनों तार के सिरे होंगे उसको आपस में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हमको कहीं किनारा तो मिलेगा नहीं उसका, क्योंकि पूरा वो गोल हो चुका है। तार के जो दोनों सिरे हैं, दोनों किनारे हैं, उसको भी हमने जोड़ दिया हुआ है, तो वो भी पूरा गोल हो गया है, कोई किनारा मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो टोराइड होता है उसको हम लोग सिराहीन परिनालिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने एक परिनालिका बना रखा है और परिनालिका जो है एक खोखला गोलाकार छल्ला होता है। इस तरह से हमने इस पे तांबे का तार लपेट रखा है और परिनालिका के यहाँ पर बिंदु P है। ठीक है, परिनालिका के भीतर बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता लेंगे और उसके आधार पर बिंदु P से गुजरने वाला एक वृत्त खींचेंगे सममिति के लिए। बिंदु P से गुजरने वाला हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा और अब हम लोग इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। माना कि R1 तथा R2, चित्र में देखिए ये R2 है और ये R1 है। R1 तथा R2 टोराइड की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या है। ठीक है, R1 और R2 टोराइड की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या है। टोराइड में फेरों की संख्या n है, n कैपिटल N। ठीक है, टोराइड में फेरों की संख्या क्या है, R है। अब O क्या है, टोराइड का केंद्र है। टोराइड के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें
जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा। ठीक है, बिंदु P से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो सारी जगह समान होगा और इसकी दिशा जो होगी परिधि के अनुदिश होगी। इतनी बात क्लियर है? इस वृत्त के अनुदिश B का समाकलन क्या हो जाएगा? देखिए, वृत्त के अनुदिश तो B इंटू सदिश B इंटू डी आई इज इक्वल टू B dl cos थीटा। तो cos 0 डिग्री रखेंगे, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा B dl। ठीक है, dl है, B को हम लोग बाहर कर लेंगे तो समाकलन किसका करेंगे? dl का। अब dl मतलब एक हम लोगों ने यहाँ छोटा सा भाग लिया है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र को जैसे हम लोग निकालते हैं तो dl जो होगा जब इसका समाकलन करेंगे तो इस पूरे वृत्त की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त की लंबाई क्या होती है? 2πr। तो dl का समाकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा b इंटू dl का समाकलन 2πr। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली नेट धारा अभी हमने निकाला था ना n इंटू आई, तो नेट धारा I बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू आई। फेरों की संख्या n है और यहाँ पे नेट लिख लीजिए, नेट फेरों की संख्या n है और हर एक फेरे में I धारा जो हो रही है प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए हमने इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। एम्पियर के नियम से क्या होगा? B डी आई इज इक्वल टू म्यू 0 I नेट। जो वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली नेट धारा है वहां पे हम लोग रख लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? इसका मान तो आपने निकाला है समीकरण नंबर 1 में, देख लीजिए समीकरण नंबर 1 से आपने इसका मान निकाल रखा है। क्या हो जाएगा? B इंटू 2πr और म्यू 0 I नेट, तो म्यू 0 और I नेट के लिए हम लोग क्या रखेंगे? n इंटू आई। अब हमको B का मान निकालना है तो B बराबर क्या हो जाएगा? म्यू 0 ni बाई 2πr। यह जो है टोराइड के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक है। n क्या है? फेरों की संख्या है। I क्या है? तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहां n टोराइड में फेरों की संख्या है, I प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा है और R वृत्त की त्रिज्या है या टोराइड की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वह टोराइड के भीतर के लिए है। ठीक है, अतः टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान
टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान हर स्थान पर समान होता है। आई बात समझ में? टोरॉइड के भीतर सारी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यही रहेगा और सारी जगहों पे समान होगा, लेकिन टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे अभी लंबी परिनालिका के लिए हमने निकाला था ना कि टोरॉइड के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, इसी तरह टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वो शून्य हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये था टोरॉइड के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। समझ आया है? ठीक है।